टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर बता दिया था, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलैरिटी सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, वही मॉलिक्यूलैरिटी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2HI मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर H2 प्लस I2 बना रहे हैं, तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। अगर NO2 प्लस O2 मिलकर NO प्लस O2 मिलकर NO2 बना रहे हैं, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। अमोनियम नाइट्राइड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस प्लस NO2 के H2O के अंदर, तो ये एक ही मॉलिक्यूल है क्योंकि रिएक्टेंट में, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो टेक्निकल डेफिनेशन है द नंबर ऑफ reactant molecules that must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गए यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर। अब जनरली 2 मॉलिक्यूलैरिटी से ऊपर का रिएक्शन जो होता है वो बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा साइमल्टेनियसली मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत रेयर इवेंट होता है। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हालांकि ऑब्जर्व किए जाते हैं, बट दे आर वेरी रेयर, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी के रिएक्शन आपको दिख रहे हैं, तो वो एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलैरिटी आर greater than 2 are very rare and generally complex, यानी कि occur in more than one step, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से आपको ज्यादा दिख रही हो, वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं वो जनरली एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? Difference between order and molecularity of a reaction. Order जो है, it is an experimental quantity, experimentally calculated होता है, ठीक है। It is theoretical, it is the sum of reactant molecules in a balanced chemical equation. It can be 0 or a fraction. ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। It cannot be 0 और अ फ्रैक्शन, कि मॉलिक्यूल्स थोड़ी हो सकते हैं 0। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से 0 होंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते, तो मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में भी नहीं होती, 0 भी नहीं होती। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज एप्लीकेबल, ऑर्डर जो है वो दोनों पे एप्लीकेबल है, केबल टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो या 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ऑर्डर सबका निकल सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकल सकता। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केसेस में जो ऑर्डर होता है वो स्लोएस्ट स्टेप के ऑर्डर को ही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर ले लिया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर of the slowest step is the
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी के ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसिडर कर लिया जाता है और इस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोल लो शॉर्ट में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप होता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है एक रिएक्शन का, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। उसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप हो रहे हैं तो जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी होगी, स्लोएस्ट स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकल सकती, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स की मॉलिक्यूलैरिटी निकल सकती है और उन स्टेप्स में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। इसके बाद हम ये चीज लिख लेते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सो व्हाट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन? जो आपने रेट की इक्वेशन लिखी थी, रेट, उसको हम -dr/dt लिख सकते हैं एंड दिस कैन बी इक्वल टू k a की पावर x b की पावर i। ये जो -dr/dt है इसी को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर रिएक्शन यही हो रहा है, a प्लस b इज गिविंग c प्लस d, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, तो इसमें ये जो ये लगाया आपने -dr/dt, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। और इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो करेंगे उसकी डेरिवेशन। सो व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? These equations can be used to measure concentration of reactants at different points in time। तो अलग अलग टाइम पॉइंट्स पर रेट कैलकुलेट किया जा सकता है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल, फॉर जीरो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा जीरो ऑर्डर के लिए? मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, आर इज गिविंग पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लिखेंगे, रेट जो है वो किसके इक्वल होता है? -dr/dt, ये होता है इज इक्वल्स टू k, और रिएक्टेंट इस बार है p, सॉरी रिएक्टेंट है r, और पावर क्या होगी? 0, बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ना जीरो अगर पावर है तो इसका मतलब क्या हो गया? -dr/dt जो है वो सिर्फ k के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज r की पावर 0 हो जाएगा 1। -dr को इसी साइड रहने देते हैं, और सॉरी dr को इसी साइड रहने देते हैं, माइनस साइन को इधर ले जाते हैं और dt को इधर ले जाते हैं। dr इज इक्वल्स टू -k dt। अब हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, व्हाट डू वी गेट? dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, -k dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा -k। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा i। ठीक है, i यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम ये लिख सकते हैं यहाँ, वेयर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे लेट एट टाइम t equal to 0 the concentration of reactant be r naught।
जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R0 थी। अब R की जगह इसके अंदर आप कर दें R0 माइनस के, टाइम की जगह पुट कर दीजिए 0 और प्लस I, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो R0 किसके इक्वल आ जाएगा? I। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ I बैक इनटू दिस इक्वेशन। इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में I की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 R इज इक्वल्स टू माइनस के टी। I की जगह क्या आ जाएगा? I इसके इक्वल आया R0 के। तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन बनी ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर देंगे, के को इधर ले आते हैं, के टी को इधर ले आते हैं पहले, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। R0 में से माइनस हो जाएगा R, अगर टी को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये इक्वेशन और बन जाएगी के कैलकुलेट कर। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। इसके लिए ग्राफ करेंगे हम ड्रॉ, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू y is equals to mx plus c। y is equals to mx plus c क्या होती है? इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। इससे इसे कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा ग्राफ? y एक्सिस पे क्या आ रहा है? r, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। x एक्सिस पे आ रहा है टाइम। ठीक है, स्लोप है माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, तो इसलिए जो प्लॉट बनेगा वो डाउनवर्ड्स बनेगा ऐसे। ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या आई है? स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस के, और c जो है y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट यानी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है ये R0 है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दो दिस इज R0। R0 क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चल रही है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे टाइम चल रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट किया होगा हमने, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट किया होगा जब, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जा रही है। इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स 0। सो दिस इज व्हाट दिस ग्राफ। अब देखें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे बनेगी? यही रिएक्शन ले लेते हैं इस बार। रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, आर रिएक्टेंट है, वी प्रोडक्ट है। अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे पहले, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स के, आर की पावर इस बार क्या होगी? 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब जीरो ऑर्डर था तो आर की पावर थी 0। तो इसमें डी आर को यहीं पे रखते हैं, इसके नीचे ले आते हैं ये वाला आर, और डी टी को ले जाएंगे इधर। तो यहाँ पे आर आ जाएगा और के साथ आ जाएगा डी टी, और माइनस साइन को भी इधर ले जाएंगे। अब हम करेंगे इंटीग्रेट दोनों साइड पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। व्हेन वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड व्हाट डू वी गेट? डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग आर, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस के टी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगेन आई आ जाएगा, वही लिख देंगे हम, वेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ सेम, लेट एट टाइम t equal to 0 the concentration of reactant is R0। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, R की जगह पुट कर देते हैं नेचुरल लॉग R0 माइनस के, टाइम की जगह 0 प्लस आई। तो नेचुरल लॉग R0 किसके इक्वल आ जाएगा? I के इक्वल, k इंटू 0 हो जाएगा 0। इसे अगेन इक्वेशन 2 बना लेते हैं, इसे ऊपर इक्वेशन 1 लिया था। अब हम I की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2। तो I की वैल्यू जब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 2? नेचुरल लॉग R माइनस के टी प्लस I की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेचुरल लॉग R0।
It is the integrated equation for first order reaction. Comparing this to equation y is equals to mx plus c, तो क्या ग्राफ बनेगा? वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसे पहले बना था, बस जहां r आया था वहां नेचुरल लॉग r आएगा, टाइम की जगह टाइम आएगा, प्लॉट ऐसे ही होगा डाउनवर्ड्स, स्लोप अभी भी वही है -k, और इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग r नॉट आ जाएगी। तो जहां r था वहां नेचुरल लॉग r आ गया, जहां r नॉट था वहां नेचुरल लॉग r नॉट आ गया, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम बेस लॉग के ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को यहाँ पर जो है इसको हम बेस लॉग में कन्वर्ट कर दें, ऐसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉग में कन्वर्ट करने, लॉग r इज इक्वल्स टू -kt प्लस 2.303 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें लॉग r नॉट। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ log r बचेगा, ये -kt/2.303 r हो जाएगा, और -kt/2.303, और ये log r नॉट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नेचुरल लॉग से बेस लॉग में कन्वर्ट हो गई। अब इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसके ग्राफ में y एक्सिस पे क्या आएगा? y एक्सिस पे log r आएगा, x एक्सिस पे वही टाइम आएगा, स्लोप जो होगा इस बार स्लोप -k नहीं होगा, सिर्फ -k/2.303 होगा। ठीक है, और y इंटरसेप्ट जो है वो log r नॉट होगा। अब इसी इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी इजी हो जाए। दिस इक्वेशन ओनली, व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन? हम -kt/2.303 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, बस हाँ, -kt/2.303 को इधर ले आते हैं तो ये +kt/2.303 हो जाएगा। log r नॉट में से माइनस कर देते हैं log r, जब log सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। log r नॉट माइनस log r को लिखा जा सकता है log r अपॉन log r नॉट, सॉरी ऊपर r नॉट ऊपर आना था, r नॉट अपॉन r, और जो k था उसे इधर ही रहने देते हैं, 2.303 अपॉन टाइम को इधर ले जाते हैं। सो दिस विल बिकम द इक्वेशन टू कैलकुलेट k। ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस।